हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आशीष तिवारी। फिजिक्स मेड सिंपलर हमारा जो सीरीज चल रही है जिसमें हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के द्वारा पूरा 11th का रिवीजन कर रहे हैं। उसके 2 लेक्चर्स में आपने 2 टॉपिक्स का रिवीजन देखा। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से फ्रिक्शन को रिवाइज करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल में आप देखिए कि 2 पार्टिकल्स हैविंग ए मास 5 ग्राम, 2 पार्टिकल है जिनका मास 5 ग्राम है एंड चार्ज, तो उस 2 मास में चार्ज भी है और वो चार्ज है 10 की पावर -7 कूलम्स। वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल में इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखे हुए हैं। सो स्टे इन इक्विलिब्रियम इन ए टेबल विथ ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए पहले आपको जरूरी है कि आप एक रफ डायग्राम अपने दिमाग में या कॉपी में बनाएं और फिर सॉल्यूशन तक पहुंचें। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम लेता हूं तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और इसमें 2 मास हैं जिनमें चार्ज भी है। तो ये जो मास है m1 m2, इनमें चार्ज भी है और इक्वल मास है, मतलब m1 m2 भी मैं हटा दूं, दोनों m मास हैं और दोनों में चार्ज q है। अब स्टूडेंट्स, अपन को मालूम है कूलम्स लॉ में कि 2 चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे मतलब ये दोनों चार्ज इस तरीके से खिसकते जाएंगे टेबल पे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, दोनों ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे, खिसकते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये बता रहा है कि थोड़ा सा वो शिफ्ट हुए, थोड़ा सा खिसके और उसके बाद वो रुक गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, स्टेबल हो गए। तो इसका मतलब है कि एक फोर्स तो उनको सेपरेट कर रहा था, लेकिन अगर वो रुक गए हैं, मतलब किसी और फोर्स ने उसके इक्वल एंड अपोजिट उनको रोका है, तो वो फोर्स कौन सा होगा? तो यहां पे हमारा ध्यान जाता है कि टेबल और इस मास के बीच में, जैसे ही मास खिसके, टेबल और उस मास के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स, उसने उस रिपल्शन के फोर्स को रोका है। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया और इसलिए वो दोनों चार्ज, दोनों मास स्टेबल हो गए। तो इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिक्स में बोलूं तो फ्रिक्शन के फोर्स ने बैलेंस किया कूलम्स के रिपल्शन के फोर्स को। और फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो होता है म्यू आर। ये आपने 11th में पढ़ा होगा लॉज ऑफ फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो म्यू आर के इक्वल होता है। यहां पे म्यू जो है उसको अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू mg, तो इसी को हम लिख सकते हैं म्यू mg। तो ये हमको पता चल गया कि एक फोर्स जो था वो फ्रिक्शन का था जिसने रिपल्शन के फोर्स को बैलेंस किया। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स लगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, पर यहां पे आ गया Q², क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, अपॉन इनके बीच का सेपरेशन, सपोज R है तो R², ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो मैं लिख सकता हूं म्यू mg इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। अब यहां पे जो वैल्यूज हमको दी गई है उनको हमको रखना है, लेकिन सावधानी, न्यूमेरिकल्स में जब भी आप वैल्यू रखें सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है यूनिट का, कि यूनिट सब सेम होना चाहिए। तो यहां पे हम लेते हैं MKS सिस्टम, सारी यूनिट्स को MKS में लेते हैं। तो म्यू तो हमको निकालना है, वो तो मालूम नहीं है। मास जो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 5 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 5/1000 किलोग्राम, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल जी MKS में हमको मालूम है अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, ये लिख दिया हमने। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 × 10 की पावर 9, ये आ गया। Q², चार्ज की वैल्यू हमको दी हुई है 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, ये आ गया। और सेपरेशन हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10 मीटर और ये होल स्क्वायर है। इस तरीके से सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप इनको सॉल्व करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि म्यू जो आएगा वो 0.18 के इक्वल आ जाएगा और म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, आप ध्यान रखेंगे 1 से लेस आता है ये। तो ये यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इस तरीके से ये आंसर हो गया।
आज उस कड़ी में हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे हम 11th का फ्रिक्शन जो टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है और उसमें चार्ज है -q। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसमें चार्ज है -q। ये एक दूसरा चार्ज +q है, इसके चारों तरफ ये इस तरीके से मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो स्मॉल r है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड, मतलब एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि उसका टाइम पीरियड इतना होगा, √16 π³ ε0 mr³/q²। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स 11th का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम चर्चा करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके बिना कोई भी चीज सर्कुलर मूव नहीं कर सकती। आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज को अगर आप सर्कुलर घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मूव नहीं होना चाहती, बल्कि वो अलोंग टेंजेंट, ये इस तरीके से ऐसे मूव करना चाहती है वो। लेकिन अगर आप सर्कुलर घुमाना चाहते हैं तो आपको अंदर की ओर, इस तरीके से अंदर की ओर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको अंदर की ओर खींचना पड़ेगा ऐसे। तो वो ऐसे जा रही है और आप अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे तब वो बेंट होके और इस तरीके से सर्कुलर मूव करेगी। तो ये जो अंदर की ओर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप एक की सेंटेंस याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज ए फील्ड फोर्स। अब इस सेंटेंस का बहुत गहरा मतलब है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो फील्ड फोर्स होता है। फील्ड फोर्स मतलब इट इज प्रोवाइडेड बाय फील्ड, आपको बाहर से कहीं देना नहीं पड़ता है, वो फील्ड ही प्रोवाइड कर देती है। अब आप बोलेंगे कि ये फील्ड प्रोवाइड करती है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आप एक स्ट्रिंग में एक स्टोन बांध के इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो वो जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसका टेंशन ही प्रोवाइड कर देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देख रहे हैं अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो कौन कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स। कोई अगर टू व्हीलर, एक चालक है जो टू व्हीलर चला रहा है और इस तरीके से सर्कुलर पाथ में वो गाड़ी चला रहा है, तो सक्सेसफुली वो टर्न हो गया, तो कौन ने प्रोवाइड किया सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसने प्रोवाइड किया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स, इस सेंटेंस का आप मतलब समझ गए होंगे। और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये चार्ज सक्सेसफुली इस चार्ज के अराउंड मूव कर रहा है, मतलब कोई तो होगा इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो यहां पे कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों के बीच में जो कूलम्स लॉ के कारण फोर्स वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वो सक्सेसफुली सर्कुलर मूव कर रहा है। अब इसी चीज को अपन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि कूलम्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो K Q1 Q2/r², ये लिख दिया मैंने। पर चूंकि दोनों चार्ज सेम है तो मैं ये 1 और 2 यहां से रिमूव कर देता हूं, ये हो गया यहां पे Q², ये आ गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r, तो ये हो गया mv²/r के इक्वल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इन दोनों को इक्वल करके ये r² से r कैंसिल हो गया, v को मैंने यहां पे रखा और बाकी सारी चीजों को मैं यहां पे ले गया। तो इस तरीके से मेरे को v वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है टाइम पीरियड निकालना। तो 11th में आप जानते हैं टाइम पीरियड का मतलब होता है 2πr/v। इस फॉर्मूले में ये जो मैंने v की वैल्यू निकाली है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं
और सब्स्टिट्यूट करने पे फाइनली मुझे टी की वो वैल्यू मिल जाती है जो उसने प्रूव करने बोला था कि प्रूव दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू दिस, और ये मैंने यहां पे फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था कूलम्स लॉ के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स को रिवाइज करना। आगे के आप सीरीज के लेक्चर्स को देखेंगे तो आप 11th के और भी कई टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।